भाई मेरे पोर्शन में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लें। आई डोंट थिंक कोई गलत हुआ होगा। गलत हुआ होगा तो अपनी मक्कारी से, उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं होगा। 1 से लेके 10 तक कोई डाउट किसी को? सेकंड वाले में? अच्छा सेकंड वाले में, हाँ। वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो आप निकाल लिया होगा, पर वो आगे ऑप्शन 10 होना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई कर देंगे उसको। उसके बाद 20 तक, 20 तक तो नहीं, 18 तक। देख के फॉर्मूले याद आ रहे थे क्या पेपर में? एक्सरसाइज 2 में देख लें, सेक्शन बी में। कोई डाउट नहीं? ठीक है। ठीक है भाई, कार्रवाई शुरू कर देते हैं। हमारा प्रोजेक्टर स्टार्ट हो गया था, कहां तक पहुंच गए थे? हमें पूछा कि डायरेक्शन कहाँ है। किस पर पूछी है फ्रिक्शन की डायरेक्शन? देखो 2 kg वाले पर कहाँ है। अब किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है? 8/2 4 आ रहा है, फोर्स से एक्सेलरेशन निकाली। 8/2 कितना आ रहा है? 4। 9/3 कितना आ रहा है? 3। कौन सा बड़ा है? 4। तो 4 वाले को धीरे करेगा, 3 वाले को तेज करेगा। तो 2 kg पर एक्सेलरेशन कहाँ हो गया? फ्रिक्शन कहाँ होगी? पीछे। ये था ना 2839। देखिए एक एक क्वेश्चन था 2839। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, स्मूथ होता है, मान लेते हैं, क्या होता है? स्मूथ। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या आती? 2 वाले की 4 आती, 8/2। और 3 वाले की क्या आती? 3। तो कौन फास्ट था? ऊपर वाला। कौन स्लो था? नीचे वाला। तो ये रफ हो गया। रफ है तो रफ होते ही फ्रिक्शन इसको धीरे करेगी और इसको तेज करेगी। हमसे पूछा था 2 kg पर फ्रिक्शन का है, तो आंसर क्या आएगा? लेफ्ट की तरफ। लेट अस प्रोसीड। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने, दिखाएं? घुमा दीजिए कॉपी। ठीक है, इससे पहले कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, वो हो गया था क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कांस्टेंट? और पहले आ जाओ, और पहले कहां हुआ है वाला क्वेश्चन जिसमें काइनेटिक एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया था ना अभी क्वेश्चन, लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, which of the following quantities remain constant with time, remain constant with time in projectile motion, in projectile motion? जो 8-10 क्वांटिटीज लिखवाई थी। हाँ हाँ हाँ, करवा दिया था। तो फिर ऑप्शन मत लिखो, इसके आंसर लिख लो डायरेक्टली दोबारा से। आंसर ही लिख लो बस इसका, है ना? ठीक है। आंसर क्या क्या आएगा? एक दो ऑप्शन में और ऐड करवा देता हूं। लिखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कॉमा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कॉमा horizontal component of velocity. Acceleration, comma total mechanical energy, comma horizontal component of velocity. Horizontal component of velocity. ये तीनों सही आंसर, तीनों आंसर सही है। चलिए इसके बाद लिखते हैं, स्प्रिंकलर वाला भी हो गया था क्वेश्चन। एक बार मुझे दिखाना कॉपी। इक्वल रेंज हो गई थी हमारी, ठीक है। और 400 वाला भी हो गया, 600, ठीक है, ये भी ठीक है।
ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, और इसका फर्स्ट केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। भाई ये केस देखिए, अगर हमने एक पार्टिकल को कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, इस दिशा में u देके छोड़ दिया, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा? क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम बाद उसकी नीचे भी वेलोसिटी आ जाएगी, ये तो रहेगा ही, फिर थोड़े टाइम बाद नीचे की और बढ़ जाएगी, ये तो रहेगी, तो ये पाथ कैसा बनाएगा? प्रोजेक्टाइल। जो नीचे का कंपोनेंट है अभी कितना है? 0, और धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसको ऐसे समझना है कि अगर मैं बात करूं इसकी एक्स डायरेक्शन की गति क्या है? u, केवल u ही है, क्योंकि एंगल तो है ही नहीं इस बार। और वाई डायरेक्शन की क्या है? 0। अगर आपने किसी पेन को टेबल से ऐसे हिट किया कि पेन इस प्रकार गया, क्या इसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट था? नहीं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 0। और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है? -g। और बिल्डिंग की हाइट अगर h है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? -h। तो क्या s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से टाइम लिख सकते हैं? तो टाइम का हमने वैसे भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है? √2h/g। सारे सहमत हैं? तो जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यू कैन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला t इज इक्वल टू व्हाट? √2h/g। एक बार टाइम आ गया तो क्या x दिशा के लिए मैं डिस्टेंस लिख सकता हूं, जो रेंज होगी? इस दिशा में कौन गति लेके जा रहा है? u। कितने टाइम के लिए लेके गया है? t। और t की वैल्यू क्या है? 2h/g। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। हमें पहले डायरेक्टली क्या निकालना है? टाइम, और उसके बाद इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। ठीक। सो ये सिर्फ समझाने के लिए था। हमें डायरेक्ट ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू √2h/g, और जो रेंज है उसको क्या लिख सकते हैं? u अंडर रूट क्या? 2h/g। बस एक बार नजर बोर्ड पर। अगर मैंने एक बॉल को छोड़ा होता, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, लिख लो पहले इसको, चाहे मैं जब तक सवाल लिखता हूं। विद
हाँ भाई, ये सवाल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 45 मीटर से फेंका गया इसको, तो बताया कितना टाइम लगेगा और कितनी रेंज होगी। क्या टी का फॉर्मूला पता है? √2h/g। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। जी कितना है? 10। सो √90 यानी कितना हो गया? √9 यानी कितना टाइम? 3 सेकेंड्स। सारे सहमत हैं? और 3 सेकंड में इसको कितना आगे ले जाएगी? तो रेंज हो जाएगा यूटी, यू है 20 और टाइम ऑलरेडी 3 निकाल चुके हैं, तो कितना आ गया? 60 मीटर। अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से, हमें याद है अगर 45 मीटर से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो पहले में कितना चलता है? 5 चलता है क्या? 5। अगले में 15, अगले में, आई थिंक सबको याद है। सो देखो, 1 सेकंड में गिरा 5 और यहां की गति कितनी है? 20। तो यहां कितना आगे ले जाएगा इसको? 20। तो अब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया। क्या सहमत है? उसके बाद 15 गिरा और इस पॉइंट से वो इसको आगे कितना ले गया फिर? 20। क्योंकि इस सेकंड इस दिशा में हर बार कितना चल रहा है? 20। फिर ये गिरा यहां पर कितना? 25। और इतनी देर में ये आगे कितना गिर गया? 20। तो हर सेकंड कितना चल रहा है? 20। बट हर सेकंड गिर कितना रहा है? 5, 15, 25। मतलब ये अगर 5 है, ये 20 है, इसको हटा देता हूं। ये अगर 15 है तो ये कितना है? 20। ये 25 है तो ये कितना है? 20। तो अगर मैं इसका पाथ ऐसे भी बनाना चाहूं तो देखिए प्रोजेक्टाइल ऐसे ही बनेगा। क्या सबको बात समझ आ रही है? ये डायग्राम लास्ट में इसलिए दिखाया ताकि आपको विजुलाइज हो जाए। अगर मैं 80 मीटर देता तो आप बता सकते हैं कितने टाइम में पहुंचेगा? 4 सेकंड में, क्योंकि 80 में 5, 15, 25 और 35, 35। तो अगर आपसे कोई पूछना चाहे कि क्या हुआ 80 मीटर में, तो आपको पता है पहले यहां अगर यहां की गति थी 10, तो पहले 5 गिरेगा और यहां कितना चलेगा? 10। अगले में कितना गिरेगा? 15। कितना चलेगा? 10। फिर 25, 10, 35 और यहां कितना गिरेगा? 10। तो पाथ ऐसा बनेगा इसका। क्या पॉइंट समझ आ रहा है सबको? ये सिर्फ विजुलाइज करने के लिए। वर्टिकल दिशा में एक्सेलरेट होता जा रहा है, ज्यादा ज्यादा चल रहा है हर बार, बट हॉरिजॉन्टल में हर सेकंड कितना चल रहा है? 10। तो अगर बोले किसी भी जर्नी में यहां से यहां तक अगर 2 सेकंड हुए तो कितना चला हॉरिजॉन्टल में? 40। हॉरिजॉन्टल में हमें केवल क्या पता होना चाहिए? टाइम। तो हम अगर बोलेगा 3 सेकंड में कितना चला, आंसर क्या आएगा? 60। 4 सेकंड में कितना चला? यहाँ पे 10 की गति से 40, 10, 10, 10, 10, कितना आ जाएगा? 40। क्या मेरा पॉइंट ये समझ पा रहे हैं? ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये चित्र आपको सिर्फ कंफर्ट के लिए, आपको बनाना है तो बनाए, आंसर से डायरेक्ट आ जाएगा। मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है कि थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए। अगर 20 मीटर से फेंकते गर्ल्स तो बताइए क्या होता? और फेंका होता मान लेते हैं 50 से, तो पहले कितना गिरता? 5। फिर कितना गिरता? 15। यहां कितना चलता? 50। फिर कितना गिरा? 15। फिर कितना चला? 50। तो क्या ऐसा बनेगा? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन को इस फॉर्म में ना देके वो इस फॉर्म में दे सकता है कि बोला एक फाइटर प्लेन है, अगर वो रेस्ट पर है और उसने एक बॉम्ब छोड़ा, तो क्या बॉम्ब वर्टिकली नीचे गिरेगा? हाँ है ना? क्या अगर रेस्ट पर है प्लेन, हेलीकॉप्टर मान लेते हैं, तो बॉम्ब कहां गिरेगा? नीचे। बट अगर ये प्लेन चल रहा है कुछ गति यू से, तो क्या बॉम्ब भी यू से जा रहा होगा? क्योंकि बॉम्ब उसके अंदर रखा है। तो जब छोड़ेंगे, क्या बॉम्ब डायरेक्टली नीचे आएगा या प्रोजेक्टाइल बना के गिरेगा? तो मतलब यहां पर भी एक तरह से वही केस हो गया कि एक बिल्डिंग से फेंका है, टाइम कितना लगेगा? √2h/g। और ग्राउंड पे कितना दूर गिरेगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है सबको? लिख लें क्वेश्चन इस पर। अ फाइटर प्लेन a fighter plane is moving horizontally. A fighter plane is moving horizontally with speed 400 meter per second. With speed 400 meter per second. At a height 18 kilometer from ground. At a height 18 kilometer from ground. Full stop. If it drops a bomb, how far on the ground
it will fall? How far on the ground it will fall? मतलब रेंज पूछिए हमसे। क्या यू दे रखा है हमें 400, क्या एच दे रखा है कितना 18 या 18,000? तो 2h/g में अंडर रूट में पहले एच को क्या डालेंगे 18,000। आई होप सबका आंसर आ रहा होगा यार। टाइम तो आ गया होगा अंडर रूट 2h/g। h कितना है 18,000, g कितना है 10, ये आ गया 3600, यानी कितना आ गया 60 सेकंड। 1 मिनट बाद गिरेगा बॉम्ब। हाइट भी काफी ज्यादा है 18 किलोमीटर। तो हमारा उद्देश्य ये है जमीन पर कितना दूर जाएगा, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है यूटी। यू कितना दे रखा है 400 और ये कितना है 60, मतलब 24,000 मीटर, यानी क्या कह सकते हैं इसको 24 किलोमीटर। आई होप क्लियर है बात सबको यार। अब ये क्वेश्चन को चेंज कर देगा कि कहीं फ्लड आया हुआ है और ये एक रेस्क्यू प्लेन है, उसने फूड पैकेट छोड़ा, उद्देश्य वही है। कुछ भी हो, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टली जा रही है तो हम ये कहेंगे इसने जितनी हाइट कवर की उसके अकॉर्डिंग टाइम आएगा, और जिस स्पीड से था और टाइम का प्रोडक्ट हमें क्या देगा, रेंज। अब सुपरमैन वाला क्वेश्चन भी देखा है, बैटमैन वाला। ये दो बिल्डिंग्स हैं, दोनों के बीच में जो गैप है वो है 60 मीटर। कितना है 60। और इस बिल्डिंग की हाइट है 53 मीटर और इस बिल्डिंग की हाइट है 8 मीटर। अगर बैटमैन यहां खड़ा है और सीधा छलांग मार दे, नीचे आ जाएगा। बैटमैन चाहता है यहां से यहां पहुंचे, तो क्या वो सीधा आएगा या भागता हुआ आएगा? भागता हुआ आएगा। भागता हुआ आएगा तो क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो बैटमैन यहां पहुंचा और उसका उद्देश्य इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर क्या करना है, लैंड। तो हमारा ये है फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ बैटमैन, स्पीड ऑफ बैटमैन so that it just reaches the building B starting from A। पहले मुझे ये बताओ, क्या प्रोजेक्टाइल जो बनाना है इसको, उसकी पूरी हाइट 53 है? वो तो इतना ही प्रोजेक्टाइल बनेगा यार, है ना? इतना ही बनेगा प्रोजेक्टाइल। तो बताओ इस प्रोजेक्टाइल के अकॉर्डिंग ये अगर 8 है, ये अगर 53 है, तो ये कितना होगा 45। तो बेसिकली जो एच होगा वो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस। और रेंज इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो होगी। क्या सारे सहमत हैं यार? सो बताइए व्हाट विल बी टाइम। 3 सेकेंड्स दिख भी रहा है। t इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, और h यहां पर क्या लेंगे 53 माइनस 8, यानी कितना 45। यहां पटक देते हैं वैल्यू 245 10 90/10 9, यानी कितना 3 सेकेंड्स। अब हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या था। रेंज का फॉर्मूला क्या था, यूटी। ये u, ये r, तो हम कह सकते हैं जो रेंज होगा इट विल बी यूटी। इस बार रेंज दे रखी है हमें कितनी 60, u पूछा है टाइम कितना है 3, तो कितनी स्पीड से भागेगा 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये छलांग मार पाएगा। अब अगर बोला 21 हुई तो क्या टिप पे गिरेगा, टिप से थोड़ा आगे, आगे। 22 हुई और आगे, और 18 हुई तो बीच में गिर जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये है, बोलेगा जस्ट पहुंच रहा है, जस्ट, तो हम यही वैल्यू लेंगे। पॉइंट क्लियर है सबको यार?
देखिए अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सवाल आता है तो इसी डिफिकल्टी तक का आ सकता है मैक्स, बट एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे, फिर वो कवर हो जाएगा पूरा। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए नेक्स्ट। अ बॉल rolls off a ball rolls off a staircase. A ball rolls off a staircase with speed u, with speed u, with speed u, and it just reaches and it just reaches fifth step, and it just reaches fifth step, full stop. If height of each step, if height of each step height of each step is 5 meter and width is 12 meter, width is 12 meter, find the value of u, find the value of u. देखिए भाई, ये हमारे पास बॉल थी, वो कुछ गति u से जा रही थी, यहां पहुंची और यहां पे स्टेयरकेस शुरू हो गया। तो अब ये जो है एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह होगी। हमें बोला कौन से स्टेप पर पहुंच गई है ये, फिफ्थ, यहां से शुरू हुई, स्टार्ट हुआ, तो ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकंड, ये वाला थर्ड, फोर्थ, और वो कहां पहुंची है, फिफ्थ पर। ध्यान से देखिएगा एक बार। और ये है इसका पांचवा स्टेप, यहां तक पहुंची है। अब उद्देश्य है इसको यहां से यहां पहुंचाना। ये तो हमें पता चल गया, इधर से गई है ये, बिल्कुल टिप से दिखा देते हैं। रोल ऑफ मतलब इस यू गति से गिरी। मुझे बताइए फिफ्थ पर क्या ये पहुंची है इस प्रकार, एक ट्रेजेक्टरी, हो सकता है ऐसे पहुंची हो, दूसरी ट्रेजेक्टरी, और बोला जस्ट पहुंची है, तीसरी ट्रेजेक्टरी। कौन सा आंसर होना चाहिए, थर्ड वाला। जस्ट मतलब इसको जस्ट बचाते हुए निकली है। ये रास्ता भी फिफ्थ पे पहुंचा रहा है, ये भी पहुंचा रहा है, और ये भी पहुंचा रहा है, किसमें, जस्ट पहुंची है, थर्ड वाले में। तो मतलब मुद्दा ये है, वो पांचवें स्टेप तक की बात नहीं कर रहा, उसका उद्देश्य चौथे स्टेप तक पहुंचाना। अगर उसको ग्रेस करके निकल गई तो अपने आप कहां पहुंचेगी, पांचवें में। तो स्टेयरकेस में ये याद रखना, जिस स्टेप पर बोला है उससे एक पहले वाले स्टेप के लिए क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है क्योंकि अगर पांचवें में पहुंचना है तो यहां से भी पहुंच सकती है। पांचवें में जरूरी थोड़ा कि पूरा कवर करेगी, इतना करेगी, हो सकता है थोड़ा और बीच में गिरे, थोड़ा और गिरे, तो हमें नहीं पता कहां गिर रही है। बट हमें ये पता है अगर जस्ट पहुंच रही है तो किसको क्रॉस किया होगा, चौथा वाला स्टेप उसकी ट्रेजेक्टरी में होगा। तो हमें इक्वेशन किसके लिए लगानी है, एक स्टेप पहले के लिए। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है। तो अब हमें ये पता चल गया इसको 4 स्टेप्स क्रॉस करने, 1 2 3 4। हर स्टेप की अगर हाइट h है तो इसकी टोटल हाइट कितनी होगी, 4h। क्या होगी यहां से यहां तक, तो ये जो प्रोजेक्टाइल बना इसकी टोटल हाइट कितनी हो गई,
4h। और अगर इसकी विड्थ सबकी d है तो ये वाली विड्थ कितनी हो जाएगी 4d। क्या सारे सहमत हैं? और गति क्या है इसकी u। तो अब हमारा केस ये बन गया। क्या हम यहां काम कर सकते हैं? बताइए टाइम के लिए क्या लिखेंगे? टाइम का क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट 2h बाई जी। तो टाइम के लिए हमने लगाया अंडर रूट 2h बाई जी, और h की जगह क्या लिखें 4h। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाइट एक स्टेप की कितनी दे रखी है 5 10। तो ये हो गया 40 बाई 4 10, यानी कितना आ गया 2 सेकेंड्स। कितनी देर में पहुंचेगा ये नीचे 2 सेकंड में। 2 सेकंड में कितना आगे गिरेगा? क्या रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं? रेंज क्या होता है यूटी। तो ये आ जाएगा 4d। मैं एक बार जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, और u इंटू टी। डी की वैल्यू कितनी है? हर स्टेप कितना चौड़ा है 12 मीटर। u कितना है निकालना है, t कितना है 2। सो u की वैल्यू कितनी आ गई 24 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन देखिए सारे वही है प्रोजेक्टाइल वाले, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये भी हॉरिजॉन्टल है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जिस स्टेप पे पहुंच रहा है उससे एक स्टेप कम वाले के लिए हमें काम करना। क्लियर हो गई बात सबको? करिए नोट। हाँ जी, हमें पता नहीं ना कि फिफ्थ स्टेप की हाइट ले ली चलो हमने, बट ये नहीं पता कितना चला है। यहां तो पता है फोर्थ में कि जस्ट बचा है तो यहीं तक चला है। तो मेरे को ये तो एग्जैक्ट पता है 4 तक का। तो मैं अगर 4 को क्रॉस करवा दूंगा तो फिफ्थ तो अपने आप ही पहुंचेगा। अगर ये नहीं क्रॉस हुआ तब फिफ्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरा उद्देश्य है कहां तक पहुंचाना 4 तक पहुंचाना। 4 तक अगर जस्ट पहुंचा तो 5वां अपने आप कवर कर लेगा। ठीक है, जैसे हमने एक वॉल वाला क्वेश्चन किया था कि इसको ग्रेस करता हुआ गया, तो हमने अगर इसको पार करा दिया तो आगे तो अपने आप जाएगा। ठीक है, अब अगर पेपर में बोलता n स्टेप्स थे तो आप क्या करते n-1। आपको सपोज बोलता n स्टेप्स है और सबकी हाइट है h और सबकी विड्थ है d, तो बताइए टाइम क्या लिखते हैं? अंडर रूट 2h बाई जी। क्या n स्टेप्स के लिए nh लिखते हैं या n-1 इंटू h? क्या सारे सहमत है? और रेंज के लिए क्या लिखते हैं u इंटू टी। रेंज nd होता है या n-1d? और t की जगह ये आ जाता। अब ये वाला क्वेश्चन मेंस में आया हुआ ऐसा n की फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की इमेज अब आपको क्लियर होगी। कुछ भी हो सकता है, भले बिल्डिंग से बॉल को फेंके, स्टेयरकेस से, कोई फाइटर प्लेन से पैकेट को छोड़ा गया है, या 2 बिल्डिंग्स पे छलांग मारी जा रही है बैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नोट। अब हम वेलोसिटी की चर्चा करेंगे। मुझे बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है किसी को? लिखना मत ये चीज। तो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की क्या थी ग्राउंड वाले की? u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। सहमत है सारे? और किसी क्षण पर वेलोसिटी क्या थी? ये तो बदलती नहीं थी। कौन घटती थी? u sin थीटा माइनस 80। और जी की जगह क्या लिख सकते, एक की जगह क्या लिख सकते हैं gt। क्या याद है सबको? अगर मैंने किसी को ऐसे फेंका u गति से थीटा एंगल पर, तो ये इनिशियली तो u cos थीटा आई और u sin थीटा j। कौन सा नहीं चेंज होता और कौन सा चेंज होता है? ठीक है बात। अब हमारा ये तो था ग्राउंड के लिए, चाहे आप लिख लें ग्राउंड के लिए। ग्राउंड के लिए हमने इसको कैसे फेंका था u से थीटा एंगल पर। अब अगर बिल्डिंग से फेंक रहे हैं तो बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या ये u बनेगा? तो मुझे बताइए u वेक्टर क्या होगा? u i कैप। क्या y में कुछ है? क्या है 0 j के। ध्यान इधर। अब किसी क्षण पर गति क्या होगी? क्या आई कैप वाला कंपोनेंट बदलता है?
नहीं, वो क्या रहता है, यू ही रहेगा। और ये वाला कितना घट जाएगा, जीटी। जैसे यू साइन थीटा में से घटा देते, अब किस में घटा रहे हैं, जीरो में से। तो चाहे जीरो माइनस जीटी लिखो, चाहे माइनस जीटी लिखो। मैं ऐसे लिखता हूँ जीरो माइनस जीटी, ताकि अच्छा लगे। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं सारे यार? किया हमने दोनों में वही है, जीटी को क्या किया गया है, घटाया गया। जीटी को क्या किया गया है, घटाया गया। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब आप मुझे बताइएगा, पहले वेलोसिटी लिख रहे हैं सारे, ओब्लिक पे भी कर देते हैं। ओब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। ध्यान इधर, अब मैंने इसका मुंह नीचे की तरफ करके फेंका है, ये थीटा यहां पर मान लेते हैं। तो बताइए अब इनिशियली यू वेक्टर क्या है, यू कॉस थीटा आई, प्लस या माइनस, माइनस, या ऐसे कह सकते हैं माइनस यू साइन थीटा क्या, जे क्या। तो वी क्या होगा कुछ देर बाद, क्या ये बदलेगा या वही रहेगा, वही रहेगा। और ये माइनस यू साइन थीटा में माइनस जीटी और हो गया, जितना नीचे तब और बढ़ता जाएगा, साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो मैंने तीनों केस एक साथ ही बना दिया, आपको दिख जाएगा। ये वेलोसिटी का है। बैठ गई दिमाग में बात सबके, कर लीजिए इसको नोट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हमेशा जे वाले में क्या करेंगे, माइनस जीटी। जो शुरू का है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ जीटी। इसमें ये सबको क्लियर है ना यार, माइनस यू साइन थीटा क्यों लगाया, क्योंकि यू कॉस थीटा तो आई कैप में ही है, बट यू साइन थीटा का है माइनस जे कैप में, माइनस जे कैप में। और गर्ल्स, टेन अल्फा क्या था, याद है क्या, टेन अल्फा क्या था बताएं जल्दी से। जो भी था यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन क्या, यू कॉस थीटा। यहां का टेन अल्फा क्या बनेगा, माइनस जी टी अपॉन यू। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अल्फा ऊपर की तरफ है, और ये इंडिकेट कर रहा है अल्फा क्या है, नीचे की तरफ। तो चाहे आप मैग्नीट्यूड के लिए लिखें, माइनस को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्योंकि सेकंड केस में देखिएगा, जब प्रोजेक्टाइल को फेंका तो किसी क्षण पर उसका मुंह हॉरिजॉन्टल से ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे। तो अल्फा ऊपर है या नीचे है, नीचे। तो आप नीचे तो अपने आप दिखा दोगे, और यहां क्या लिख दो, प्लस। अगर मैंने यहां लिखा होता ऐसे फॉर्मूले से, तो अल्फा ऊपर की तरफ लिखा था, और आगे क्या लगा था, माइनस। माइनस का मतलब कहाँ है, नीचे। तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है नीचे है, बस हम यहाँ क्या लगाएंगे, जीटी। थर्ड वाले में बताइए टेन अल्फा क्या आएगा, नीचे की तरफ ही है तो नीचे माइनस हटा दो, यू साइन थीटा प्लस जीटी मैग्नीट्यूड, और अपॉन क्या आएगा, यू कॉस थीटा। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं सारे? एक क्वेश्चन अभी उठा लेते हैं, ये साथ में लिख दो अब। ये है टेन अल्फा, ये है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट।
जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो कौन सा प्रोजेक्टाइल है, ओब्लिक या हॉरिजॉन्टल? भाई कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला हमें पता है, ये डायरेक्ट काम कर सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से। प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हैं पूरा फॉर्मूला ओरिएंटेड है यार। जो शुरू में काइनेमेटिक्स था उसमें कितनी इक्वेशंस थी, कभी कोई लगाओ कभी कोई लगाओ। इसमें हमने इक्वेशन का एक भी काम नहीं किया, सिर्फ एक ट्रेजेक्टरी की है, वो भी एक ही इक्वेशन थी। अब आपको पता है यार, अगले टेस्ट में सिलेबस आपको लिखा हुआ आया था पिछले टेस्ट का, बेसिक मैथ्स आया था ना, और यहां पर क्या आएगा, काइनेमेटिक्स। अब फिर वही बात है, पूरा का क्या मतलब होता है यार, पूरा ऑब्वियसली जो ज्यादा पार्ट आएगा ऑब्वियसली बात है वो क्या आएगा, रिलेटिव मोशन, क्योंकि पहले नहीं आया था, और प्रोजेक्टाइल मोशन। एनएलएम नहीं आएगा इस बार। इस बार क्या आएगा, बीएम, आरएम, पीएम, मतलब केएनएम तो पूरा ही, केएनएम पूरा, बीएम केएनएम, जिसमें आरएम पीएम और वापी, वर्क पार एनर्जी। ये कितना आएगा, ये पूरा नहीं आएगा, ये आपको बता दिया जाएगा, ये थोड़ा सा आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क, बहुत स्कोरिंग पार्ट है, आप खुद ही बोलोगे सर मजा आ गया वर्क पार एनर्जी में। जो सबसे लेंदी चैप्टर था वो काइनेमेटिक्स ही था, अब ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तुम अभी दो दो तीन तीन चैप्टर देख के घबरा रहे हो यार, जब नीट का पेपर आएगा, मेजर आएगा, पूरी 11th पूरी 12th, है ना, आदत कैसे होगी, अभी जब मिलेंगे तभी तो आदत होगी। ये थोड़ा कि एक एक चैप्टर मिलेगा तो अपने आप आदत हो जाएगी, जब 3 चैप्टर 4 चैप्टर आएंगे तभी तो लास्ट में 20 चैप्टर उठा पाओगे। और इस बार तो तुम्हें छुट्टियां भी बहुत मिली यार, पता नहीं कब क्लास हुई थी हमारी, 14 तारीख को ही थी, और आज क्या हो रही है 22, माय गॉड, दिवाली की छुट्टियां कैंसिल करते हैं तुम्हारी। बीच में एक क्लास थी, वो याद है, बीच में एक लगी थी, उसके आसपास 6 छुट्टियां नहीं याद, 6 कैसे, 15 16 17 18 16 का टेस्ट था, कितना 12 घंटे का था या 14 घंटे का? कहाँ टेस्ट, यही था जयपुर था? ऐसे बोल दिया टेस्ट था। और टेस्ट हमारा 2 से 5 के बीच में था, तो सुबह वाला टाइम ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, उसके बाद वाला ही टाइम रिलैक्स लगता है ना। दर्द जब अपना हो तो कितनी आवाज निकलती है ना। अभी मैं बोल दूं एक चैप्टर और ऐड करना है, हाँ। भाई छुट्टियां खूब मिली हैं तुम्हें, 6 छुट्टियां यार, मतलब 6 क्या 7 ही हो गए यार, यू गाइस आर लकी। और कल भी तुम्हारी छुट्टी होगी, कल तो मतलब कल छुट्टी नहीं थी क्या? अच्छा, आधे लोग भविष्य में चले गए, भूतकाल की बात हो रही है। ऑड इवन, एक दिन क्लास एक दिन छुट्टी। चलिए जल्दी से जल्दी से मूविंग ऑन यार, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। पहले तो अपनी कॉमन सेंस से करते हैं सवाल, कितनी गति से फेंका इसको, 40, कौन सा कॉम्पो नहीं बदलेगा, 40 वाला। तो अगर मैं इसका चित्र दिखाऊं, ध्यान से देखना यार, पहले तो अगर हम अपनी कॉमन सेंस से करें तो उसको देखते हैं, ये कंपोनेंट हर समय कितना रहेगा, 40, ये भी क्या है 40 40 40। अब एक सेकंड बाद मुझे बताइए नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 10, फिर मैसेज आया छुट्टी का, चेक करो। 20 और 30, क्या यही है?
हर सेकंड कितना ऐड हो रहा है? 10 10 10। तो नीचे कितना होगा 3 सेकंड बाद? 30। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी देख के बताइए। ये हम बाय ग्राफिकल कर रहे हैं, तो v आएगा अंडर रूट। बिल्कुल सही है। पूरा करने का 50 तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे सारा खुद किया है। 50 सर 50। मुझे भी पता है 30 और 40 का क्या है 50। और हमें चाहिए अल्फा। व्हाट इज tan अल्फा देख के बताएं। tan अल्फा इज इक्वल टू 30/40, यानी कितना 3/4। सो व्हाट इज अल्फ? 37 और 53 37। ये हमने ग्राफिकली कर दिया। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला आपके सामने है। u माइनस क्या लगाएंगे? यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अगर ये भी दिखा देता हूं मेथड 2। इनिशियल वेलोसिटी को लिख दिया हमने, कितनी थी 40i, और v चाहिए। क्या ये बदलेगा या वही रहेगा? वही। और ये था 0 जे कैप, तो 0 माइनस जी टी, और t की वैल्यू कितनी है 3। क्या वापस देखिए वही आ रहा है 40i माइनस 30j। ये तो लिखा था हमने 40i माइनस 30j। तो यहां से भी अगर हम b निकालेंगे इसका वेक्टर में, तो ये मैग्नी आ गया इसका। क्या हो गया यार? अब तो यार इतना टाइम हो गया, अब तो शॉर्ट फॉर्म से पहचानते हैं। ये इनिशियल है या फाइनल वेलो? फाइनल वेलोसिटी। ये कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। क्या स्केलर है वेक्टर है? ये स्केलर में इसका मैग्नी है और ये वेक्टर फॉर्म। और व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा क्या है? vy/vx। शुरू होते ही खत्म यार। 30/40 that is 3/4 and alf comes out 37। क्लियर है बात? बट चित्र वाला ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता है। ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेलोसिटी पर एक सवाल और बचा है, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। दिखाओ मॉड्यूल। लिख लीजिए जल्दी से। A ball is projected horizontally. A ball is projected horizontally with speed 30√3 मीटर पर सेकेंड। 30√3 मीटर पर सेकेंड at t equal to 0 from a large building, at t equal to 0 from a large building. At what time? Next question, next line. At what time its velocity will make an angle 30 degree? Its velocity will make an angle 30 degree with initial velocity. मतलब क्या है? मतलब यह है इनिशियली इसको यूज से फेंका, बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, और कुछ समय बाद जो इसकी गति थी v, ये जो गति थी v, वो इनिशियल गति के साथ, इनिशियल गति किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। यहां से कितना एंगल बना रही है
30 डिग्री। ये मतलब हमें अल्फा दे दिया उसने, दे दिया क्या अल्फा? क्या हॉरिजॉन्टल का tan अल्फा का फॉर्मूला पता है क्या था? फॉर्मूला था, मैं तो हमेशा से लिखता हूं u sin थीटा बाय क्या, u cos थीटा। ये वाला क्या कम हो जाता है, gt, और हॉरिजॉन्टल में ये क्या होता है, 0, और माइनस हम हटा देते हैं। तो रिजल्ट क्या था, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला ही तुम्हें याद होगा, है ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, gt बाय u, gt बाय u। व्हाट इज एल्फ? एल्फ इज 30 डिग्री, g is always 10, t we have to find, and u is given to us as 20 root 3, 30 root 3, and we are able to find the value of t. Tan 30 is 1 by root 3. The shunnyas get cancelled out. T is coming out equal to 3 seconds. ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? या चित्र वाला? चित्र वाले में देखो कौन सा कॉम्पो नहीं बदलेगा, 30 √3। ये तो पहले भी 30 √3 था, अभी भी क्या रहेगा, 30 √3। और ये मुझे नहीं पता, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, v। और ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। सो बताइए व्हाट इज tan 30? tan 30 इज v बाय 30 √3। सहमत है यार? ये y दिशा का है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बाय √3। वी वाई कितना आ गया, 30। अब मुझे बताइए कितने क्षण बाद इसकी गति नीचे की तरफ 30 होगी, 3 सेकंड बाद। तो आंसर क्या आएगा, 3। जो मर्जी करना चाहे, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं, ये फॉर्मूला ही लगाओ यार। तुम्हें भाई प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन दिए हुए थे, बनाए हैं क्या? बहुत बढ़िया, आज बिल्डिंग वाले भी मिल जाएंगे। प्रोजेक्टाइल आज कल में बना लो सारा, टेस्ट का काम तो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का। क्या कह रहे हैं, क्या खत्म हो जाएगा? तो नहीं, आज कैसे खत्म होगा अभी, आज नहीं होगा अभी। एक लेक्चर, आधा लेक्चर और लगेगा हमारा, वो भी एनसीईआरटी का और मॉडल डिस्कशन के लिए, है ना? एनसीईआरटी का अगर आप चाहते हैं तो, मैंडेटरी नहीं है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन वाले के किए थे ना, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी के, तो अब प्लेन वाले भी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं यार। होमवर्क लिख लीजिए पहले। होमवर्क है 163 से लेके 163 से लेके 173। एक्सरसाइज 1 का। चलिए आगे लिखते हैं। देखिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड upwards, a ball is projected upwards from top of a tower, from top of a tower with velocity, with velocity 40 meter per second at an angle 30 degree, at an angle 30 degree with the horizontal. Find the time of flight, find the time of flight if height of the building, if height of the building is 60 meters, height of the building is 60 meters. ये हमारे पास बिल्डिंग है,
और बिल्डिंग से हमने कितनी गति से फेंका इसको? 40। कितने एंगल पर? 30 डिग्री। तो मुझे बताइए वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका? u sin थीटा किसके बराबर है? 40 इंटू 1/2, यानी कितना आ गया? 20। सिर्फ वर्टिकल पे ध्यान दीजिए। तो मैंने अगर एक क्वेश्चन ये दे दिया कि एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है तो कितने टाइम में नीचे आएगा, क्या निकाल सकते हैं? कौन सी इक्वेशन लगाएं? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। पहली बार हम प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन लगा रहे हैं, वो भी कब? जब हमने बिल्डिंग से ओब्लिक फेंका है। तो मैंने ये लगाई किस दिशा की? y की, y डायरेक्शन की। तो मुझे बताइए y में अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव। सो S क्या होगा? कितनी हाइट दी है? -60 मीटर। लिख दें। U क्या होगा? प्लस, और एक्सेलरेशन क्या होगी? -10, और हमें चाहिए t। तो आ गया -60, 20t -5t स्क्वायर। इसको इधर ले आए और 5 से और डिवाइड कर दिया। अब इसके फैक्टर चाहिए, या तो रूट्स निकालने हैं, फैक्टर। फैक्टर दिख रहे हैं क्या? 12 के 6 और 2, तो 6 और 2। सो आंसर क्या आएगा? टी की वैल्यू 6 सेकेंड्स। क्या सहमत है सारे? सिर्फ एक बार हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। और अगर पूछता कितना दूर गिरेगा, तो दूर गिरने के लिए मैंने सिर्फ ये वाला कंपोनेंट देखा। अगर ये 40 है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 40 cos 30, यानी कितना? 20√3। रेंज पूछी नहीं इस सवाल में, अगर पूछता तो रेंज क्या लिखते? रेंज इज इक्वल टू यूएक्स इंटू टी। 20√3 गति से चला है, कितने टाइम के लिए? 6। तो कितना आएगा? आपके मॉड्यूल में एक ही सवाल है इस पर बेस्ड। ठीक, ज्यादातर सारे क्वेश्चन किसके हैं? हॉरिजॉन्टल के। हाँ जी, कोई पूछ रहा कुछ? फिर से रिपीट कर दें। अगर ये 40 था, कितना था? 40, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ऊपर वाला साइन, एक इधर वाला कॉस। टाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉस वाला, सॉरी साइन वाला। तो साइन वाला जो आया हुआ है 20। तो अगर एक बिल्डिंग से हमने 20 से ऊपर फेंका तो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा? तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S नीचे की तरफ है क्योंकि पीओपी से नीचे हमने नेगेटिव मान लिया, तो -60। U कितना है? ऊपर की तरफ 20, G नीचे, तो यहां से T आ गया। T एक बार आ गया तो इस दिशा में किस गति से जा रहा है? 20√3 इंटू T कर देंगे, वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर। मॉड्यूल में केवल एक सवाल है ओब्लिक का, ओब्लिक पूछता भी नहीं। दोबारा बोले। tan अल्फा तो किसी समय की वेलोसिटी की गति होती है, ये तो शुरू का दे रखा है। जो tan अल्फा तो किसी समय का होता है, ये तो स्टार्टिंग का दे रखा है हमें, और हमसे वेलोसिटी थोड़ा पूछ रहा है, हमसे तो टाइम पूछ रहा है। अगर वेलोसिटी पूछता तो आप कर सकते थे। वेलोसिटी अगर ये u था, ये थीटा था, तो आप वेलोसिटी किसी टाइम पे लिख सकते थे। क्या लिखते वेलोसिटी बताइए? जो ग्राउंड वाला था वही आंसर आता वेलोसिटी वाले में। तो u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। बट वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हमसे, हमसे पूछ रहा है कितनी देर बाद नीचे आएगा। अगर मैं बोलूं 1 सेकंड में गति क्या होगी, वो तो फॉर्मूले से निकल जाएगी, है ना। हमसे पूछ रहा है टाइम ही कितना लगा उसको नीचे आने में। तो यहां हमें इक्वेशन लगानी जरूरी है। चलिए भाई, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको नीचे वाला प्रोजेक्शन दे देता हूं ताकि आप इक्वेशन लगा लें फिर से। इसी क्वेश्चन में आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा डाटा चेंज करके ये दे दिया सवाल। इसकी हाइट ले ली हमने 75 मीटर, और जो गति है वो हमने फेंकी नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 30 का रेंज जो है। कौन सा कॉम्पो देखना है पहले हमें? वाई वाला। वाई कंपोनेंट के ऊपर चर्चा करना,
और शुरू हो जाना। सवाल वही है अपना, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज एंड रेंज। दोबारा बोल रहा हूं, बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ओब्लिक की लगभग शून्य है, बट कोर्स में है इसलिए कर रहे हैं। लगभग शून्य है। हाँ भाई, इक्वेशन लिख पा रहे हैं सारे? नीचे की तरफ कंपोनेंट इसका कितना है? 10। 20 sin 30 यानी कितना है? 10। बहुत बढ़िया। तो इस पर पहले फोकस करेंगे, सारा उद्देश्य हमारा यही। नीचे की तरफ इसका जो ये आ गया, यू कितना आ गया? 10। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 75। अब नीचे वाले को पॉजिटिव मान रहे हो नेगेटिव? जो आपकी इच्छा। अगर आपने नीचे वाले को नेगेटिव माना है तो सब नेगेटिव होगा। ऊपर अगर आपकी इच्छा है, कन्वेंशन है, बट जो एक बार सवाल में मान लिया वही चलेगा। अगर आपने नीचे नेगेटिव माना है तो -75, -10, -10। तो ये 5t² इधर आ गया, 10t भी यहां आ गया, 75 भी यहां आ गया, 5 से डिवाइड हो गया। तो यहां से जो t की वैल्यू आएगी 5 नहीं 3 सेकेंड्स। बताया था जब नीचे की तरफ मुंह होता है तो छोटा आंसर आता है, ऊपर की तरफ है तो बड़ा आंसर आता है। तो यहां पर 3 और 5 फैक्टर दिख रहे हैं, तो हमेशा अगर नीचे की तरफ मुंह है तो छोटा आंसर आएगा। यहां पर इसका मुंह कहां था पार्टिकल का? ऊपर की तरफ। तो 2 थे, 12 के 6 और 2, तो आंसर कौन सा आया था? 6 वाला। ये याद रखना यार। फैक्टराइजेशन में कष्ट है तो गो टू श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो फैक्टराइजेशन, नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन एलिमिनेशन। ये इक्वेशन आ गई। अब ऑप्शन दे रखेंगे 3, 1, 3, 5, 6। तो 1 डाल के देखा नहीं हो रहा, 3 डाल के देखा सेटिस्फाई हो रहा है ना? जो आपको अच्छा लगे, तरीके सारे पता होने चाहिए। लास्ट हमारी रिस्पाइट होनी चाहिए श्रीधराचार्य। रेंज आ गई गर्ल्स? रेंज के लिए हमें कौन सा कॉम्पो देखना है? ये वाला। क्या ये कॉम्पो 20 cos 30 है? व्हाट इज cos 30? 10√3। और कितनी देर के लिए चला है ये? 3 सेकंड के लिए। तो 3 सेकंड में रेंज क्या आएगी? बहुत बढ़िया, 10√3 इंटू 3 यानी आंसर इज 30√3 मीटर। चल यार, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक G 9.8 में लेके, अच्छा एक और चीज, कई बार वो जनरल टर्म से बात करता है, बोला U8√GH है और बोला इसको हाइट h से फेंका, तो बताइए रेंज क्या होगी? क्या निकाल सकते हैं? टाइम क्या होगा? √2h/g। लिखना नहीं, रेंज क्या होगी? ut। अब u की जगह क्या लिखेंगे? √8gh। और ये √2h/g, दोनों छत में है तो छत के अंदर आ गए दोनों। क्या g से g गया?
2 इंटू 8, बाहर आएंगे तो 4 h इंटू एच। क्या ऐसा मजाक हो जाएगा? पक्का? अच्छा, आपको वेलोसिटीज का मैग्नी निकालना आता है? अगर वेक्टर फॉर्म में पता है तो क्या मैग्नीट्यूड पता है? अब आप मुझे बताइए, एक पार्टिकल को यहां से यू से फेंका, लिखना नहीं, तो बोला थोड़ी देर बाद इसकी गति क्या होगी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का क्या फॉर्मूला था, याद है? क्या था? यू आई प्लस 0 माइनस जी टी जे कैप। क्या याद है सबको? व्हाट वुड बी मैग्नी? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। क्या कोई डाउट किसी को? पक्का? ग्राउंड से रिवाइज कर रहे हैं एक बार फटाफट से। ग्राउंड से अगर मैंने इसको यू से फेंका और थीटा एंगल पर, तो किसी समय बाद गति क्या होगी? यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा। इसका मैग्नी बताएंगे जल्दी से। अंडर रूट यू कॉस स्क्वायर प्लस यू साइन माइनस जी टी। क्या हो जाएगा? ऐसा सारा काम है। ठीक है, आखिरी सवाल हॉरिजॉन्टल का लिखिए। अब जी को हम एक बार 9.8 ले लेते हैं। लिखें। लिखें, a particle is projected horizontally. A particle is projected horizontally from a building of height 44.1 meter. 44.1 meter. A particle is projected horizontally from a building of height 44.1 meter, and the line joining the point of landing and point of projection makes an angle 45 degree. Makes an angle 45 degree. Full stop. Taking g equal to 9.8 meter per second square. Taking g equal to 9.8 meter per second square. Find the value of u. और ये चित्र हमें दे दिया, ये दिया है चित्र छोटा सा, ये है गति u। सबसे पहले क्या हमें सवाल में हाइट दे रखी है? हाइट दे रखी है, बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम निकालना। सब भूल जाओ सवाल में। क्या टाइम निकाला जा सकता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2h बाई जी। और क्या आ गया? 2 इंटू 44.1 बाय 9.8। अब ये डाटा इसी प्रकार दिया होगा कि आंसर सुंदर है यार। तो 2 इंटू 441 बाय 98। डेसिमल सारे हटा दिए पहले। ये 1, ये 49। अब कोई आंसर नहीं चिल्ला रहा 50 जैसे पहले चिल्लाते थे। अब ये अगर हम कर देंगे 9 से जाएगा तो ये आ गया √9। अब आंसर कितना आ गया? 3 सेकेंड। 7 से काट लीजिए 2 बार, अगर 49 नहीं दिखता तो। 7 7 जा 7 6 जा 42, 3 जा 21, फिर दोबारा काट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9। तो आंसर क्या आएगा? 3 सेकेंड्स। एक और तरीका, 44.1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? आसान तरीका, 44.1 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 45। तो फॉर्मूला 2h बाई जी लगा लो और g 10 डाल दो,
और यहाँ 45 लिख दो। ये शॉर्टकट है, बात समझ रहे हैं? क्योंकि 10 वाला दिखता है, आंसर तो वही आएगा। यहां भी कुछ घटा दिया, यहां भी कुछ घटा दिया, आंसर तो क्या रहेगा? 3। ठीक, अगर डेसिमल नहीं अच्छा लगता। तरीके सारे बता दिए जाएंगे यार, कैच करने हैं आपको। जब भी G9.8 है तो उसके हटा के क्या कर देंगे? 10, और H से थोड़ा बड़ा लिख दिया, एक नंबर बड़ा, क्या? 45। ठीक, अब हमारे पास ये आ गया टाइम। अब अगली लाइन में हमें क्या दे रखा है? पढ़िएगा सवाल में, ये थीटा क्या दे रखा है? अल्फा दे रखा है? नहीं, बीटा दे रखा है। क्या बीटा वाला क्वेश्चन किया हमने? हाँ, ये अल्फा नहीं है गर्ल्स, ये है इस लाइन को अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो जब भी वो ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? बीटा। हो सकता है जब वो गिरा तो एंगल कुछ और हो, जब गिरा तो एंगल हो सकता है इसका अल्फा हो। हमें अल्फा नहीं दिया, हमें उसने जब भी बोलेगा दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन की बात हो रही है, तो उसने हमें किसकी वैल्यू दी है? बीटा। तो बीटा की मदद से पहले मुझे ये बताओ, क्या रेंज निकाल सकते हैं? सो व्हाट इज एच अपॉन आर? tan beta. And girls, what is beta? 45. And tan 45 is 1. So h by r is 1. H by r is 1. Yani r is equal to what? H. But what is h? 44.1. तो रेंज भी इतनी आ गई। अब रेंज आ गई तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? कौन सा? UXT 44.1, और ये निकालना है, और t कितना है? 3। सो यू आ गया 44.1 बाय 3, 1, और ये 14, 4 द 12.7। बिल्कुल। देखिए G9.8 करते लगता है क्वेश्चन कितना मुश्किल है, और इसमें मैंने बीटा भी डाल दिया, अल्फा की जगह क्या डाल दिया? बीटा। 3 नाम बताए आपको, थीटा शुरू की गति का एंगल, अल्फा किसी समय की गति का एंगल, और बीटा यदि दो लाइनों को दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई लाइन बनाए, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, whatever you may call it। ऊपर से देखेंगे तो ये बीटा है, ऊपर वाले को अपनी आंखें झुकानी पड़ेंगी कितनी? बीटा। और इसको अपनी आंखें उठानी पड़ेंगी कितनी? बीटा। सो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि आप बालकनी में खड़े हैं और आपकी फ्रेंड नीचे है, तो आपको अपनी नजरों को झुकाना पड़ेगा इनको देखने के लिए, और इनको अपनी नजरों को उठाना पड़ेगा। जितनी नजरें गिराई उतनी नजरें उठी। तो एक के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन। अब याद हो जाएगा। ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल, और ओब्लिक भी, और ओब्लिक भी। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी ओनली फॉर मेजर्स, ओनली फॉर मेजर्स। अब कुछ पढ़ेंगे कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल, आने की संभावना शून्य, क्योंकि जो पिछले 3-4 साल या 5 साल से सवाल आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, एंगल 30 है, फाइंड द एच मैक्स। इसको 20 से फेंका 30 डिग्री पर, तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट पर गति क्या होगी? इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, बट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। तो ये मेजर में, या कोई मान लीजिए किसी साल तूफान आ गया, पेपर बहुत ही मुश्किल बन गया, तो हेडिंग क्या है हमारी? कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। ग्राउंड टू ग्राउंड। अब देखिएगा यार, ये हमने दो पार्टिकल को फेंका U1 U2 से, जल्दी जल्दी सुनेंगे इसको यार। θ1 θ2। कोलिजन की शर्त क्या होती है? कोलिजन के लिए शर्त क्या होती है? दोनों एक ही पॉइंट से गुजरने चाहिए, हाँ या ना? और एक ही समय पर। ये नहीं पहले यहां के चला गया और थोड़ी देर बाद ये इस पॉइंट से पहुंचा। दोनों कंडीशन क्या है? मस्ट बी एट सेम पॉइंट एट सेम टाइम। अगर नहीं हुआ तो कोलाइड नहीं कर पाएंगे। मेले में दो लोग घूम गए,
दोनों एक ही जगह पर पहुंचे बट अलग अलग समय पर, क्या मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे, तभी जब दोनों एक ही स्पॉट पर होंगे एक ही समय पर। तो ये कोलिजन की शर्त है। अब वो शर्त पालन करने के लिए देखिएगा, हो सकता है इनके बीच की हमें दूरी दे रखी है डी। कितनी दे रखी है? डी। ये हमें दे रखा है पूरा डिस्टेंस डी। तो हम ये कह सकते हैं कुछ दूरी इसने चली, कुछ दूरी इसने चली R1, और कुछ इसने चली R2। कह सकते हैं क्या? हाँ या ना? क्या R1 प्लस R2 का जोड़ D होगा? तभी कहीं बीच में मिलेंगे। वर्टिकली जितना ये ऊपर गया, अगर इसको मैं R1 की जगह X1 लिख दूं और इसको लिख दूं X2, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी? X1 प्लस X2 किसके बराबर होगा? D के। और अगली देखिएगा, अगर ये Y1 चला, ये भी क्या चलेगा? Y2। मान लेते हैं कहीं यहां मीट हुए, तो Y1 और Y2 आपस में क्या होंगे? इक्वल। Y1, ये X1 X2 इक्वल होने जरूरी है क्या? नहीं। अगर एक यहां खड़ा है, यहां खड़ा है, दोनों को मिलकर दूरी तय करनी है। ये ज्यादा चले कम चले कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हाइट सेम रखनी है तो क्या दोनों को सेम चलना पड़ेगा हाइट? अगर हाइट अलग अलग हुई तो ऊपर से निकल जाएगा। हाइट तो क्या होनी चाहिए? सेम। हॉरिजॉन्टल में भले कम ज्यादा चले, तो Y1 Y2 क्या होने चाहिए? सेम। और वो कब सेम होंगे? जब ऊपर के कंपोनेंट क्या होंगे? सेम। तो ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। बस ये दो शर्तें हैं, ये दो शर्तें हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाली पहली शर्त और ये दूसरी शर्त। क्या क्लियर हो गई बात सबको यार? अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, तुम मुझे बताना क्या ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कितने समय पर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिख लो जब तक तुम ये बोला। तो दो शर्तें हैं हमारे पास, एक तो दोनों का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उनका सम इनिशियल सेपरेशन के बराबर होना चाहिए, और वर्टिकली दोनों बराबर दूरियां तय करेंगे। मुझे देखिए, अगर ये 8 मीटर था, ये 12 मीटर था, और इनके बीच की सेपरेशन 20 मीटर थी, तो क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? X1 प्लस X2 क्या है? 20। बट क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई? ये तो Y1 चला और ये क्या चला? Y2। क्या मिल पाएंगे? नहीं। Y1 और Y2 को भी क्या होना पड़ेगा? सेम। नहीं तो हॉरिजॉन्टल तो एक पॉइंट पर आ जाएंगे बट वर्टिकली अलग अलग दिखेंगे। ठीक। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको थीटा लिख लो। हाँ जी, आराम से देखते हैं। पहली कंडीशन है एट व्हाट टाइम विल दे कोलाइड एंड फाइंड थीटा। तो कोलाइड करने के लिए कौन से कंपोनेंट बराबर होने चाहिए? वर्टिकल। हम बोलेंगे u1 sin थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? u2 sin थीटा 2। u1 कितना है? 20। u2 कितना है? 20 बाय √3। और
साइन थीटा 2 हमें चाहिए, तो यहां से 20 और 20 गया, व्हाट इज साइन 30, 1/2, और साइन थीटा यहां से आ गया, √3 इधर चला गया, √3/2 यानी कितना 60, सो थीटा कम्स आउट हाउ मच 60 डिग्री। क्या सहमत है सारे? अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम पे मिलेंगे, तो टाइम के लिए क्या कंडीशन है गर्ल्स, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अभी हमने बराबर किए हैं? नहीं, तो अब हम कर देते हैं x1 प्लस x2 किसके बराबर है, d के बराबर। x1 के लिए हम कह सकते हैं ux1t प्लस ux2t इज इक्वल टू व्हाट, d। आप ऐसे लिखना चाहो तो ये लिख लो, ये कॉम्पोनेंट कितना होगा 20 cos 30, और ये कितना होगा 20/√3 cos 60। अब ये क्वेश्चन बन गया, इसको ऐसे छोड़ दो, ये नहीं लगाना तो आप ये लगा लो कि भाई अगर एक गति v1 है, एक v2 है, और सेपरेशन d है, तो कितने टाइम बाद मिलेगा, क्या कर सकते हैं ऐसा? क्या लिखेंगे, d/v1 प्लस v2, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मुझे बताइए d कितना था 2 मीटर, v1 इस दिशा का क्या है 20 cos 30, आगे वैल्यू डाल देना, जो भी आंसर आएगा, भले गंदा सा आंसर दिखे, रूट में आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग करके करेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा, पहले वर्टिकल बराबर कर दिए और हॉरिजॉन्टल में हमने ये क्रॉसिंग वाला टाइम निकाल लिया, याद है कहां मीट करेंगे, तो v1 प्लस v2 आ गया टाइम, ये d/v1 प्लस v2। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए लिख के दे रहा हूं, अपने आप कर लेना। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। पचास और ये है 37, और ये है 60 या थीटा, और ये है 60, दूरी मैंने कह दी 10 मीटर। कर पाएंगे अपने आप यार? यहीं पे बना लो, अभी तो बहुत टाइम है। ये लो साक्षी, थीटा आ गया सबका? थीटा आ गया 30 डिग्री। अब वापस से वही मीटिंग के लिए t इक्वल टू व्हाट, d/v1 प्लस v2। अप्रोच समझ आ गई बस, अब वैल्यूज आप पुट कर लेंगे आराम से।